नमस्ते दोस्तों। माई सेल्फ डॉक्टर वैभव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ शारीर क्रिया, अरिहंत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, गांधीनगर। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने मूवमेंट ऑफ थोरेसिक केज यह टॉपिक देखा था। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने शुरू की थी और उसमें एक टॉपिक था मूवमेंट ऑफ थोरेसिक केज। यह टॉपिक हमने कंप्लीट किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम मूवमेंट्स ऑफ लंग के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम मूवमेंट्स ऑफ द लंग्स के बारे में देखने वाले हैं। दोस्तों, रेस्पिरेटरी सिस्टम यह टॉपिक हमने शुरू किया है। उसमें हमें पता है कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, तो इंस्पिरेशन में क्या होता है, हम सांस को अंदर लेते हैं और एक्सपिरेशन में हम क्या करते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं। लेकिन इन बिटवीन ये इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के बीच क्या क्या प्रोसेस हैपन होती है और उस वजह से उसके कारण कैसे लंग जो होते हैं वो एक्सपांड होते हैं और लंग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्या क्या हैपन होता है, उसको हम अब डिटेल में समझेंगे। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ थोरेसिक केज, द नेगेटिव प्रेशर इज इंक्रीज्ड इन द थोरेसिक कैविटी। जब हम इंस्पायर करते हैं या जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, उस वक्त क्या होता है, थोरेसिक केज जो होता है वो एनलार्ज होता है और उस वजह से थोरेसिक कैविटी में एक निगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, जब हम इंस्पायर करते हैं उस वक्त थोरेसिक केज एनलार्ज हो जाता है और जो थोरेसिक कैविटी होती है वहाँ पे एक निगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। इस निगेटिव प्रेशर की वजह से इट कॉजेस एक्सपांशन ऑफ द लंग, उसकी वजह से लंग्स का एक्सपांशन होता है। किस मतलब, थोरेसिक कैविटी में निगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ, उस वजह से लंग्स एक्सपांड हो जाते हैं। अब एक्सपिरेशन में क्या होगा, ड्यूरिंग एक्सपिरेशन द थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेस इन साइज। जब हम एक्सपायर करते हैं या सांस को बाहर छोड़ते हैं, उस वक्त जो थोरेसिक कैविटी होती है वह अपनी साइज़ डिक्रीज करती है या अपनी साइज़ कम करती है फॉर टू द प्री इंस्पिरेटरी पोजीशन। मतलब प्री इंस्पिरेटरी पोजीशन उसको लेनी है, मतलब एक्सपिरेशन के बाद इंस्पिरेशन होने वाला है, तो इन बिटवीन जो पोजीशन होती है उसे हम प्री इंस्पिरेटरी पोजीशन कहते हैं। उसे अचीव करने के लिए ये जो थोरेसिक कैविटी होती है वो अपनी साइज़ कम कर लेती है। प्रेशर इन द थोरेसिक केज ऑल्सो कम बैक टू द प्री इंस्पिरेटरी लेवल है, मतलब प्री इंस्पिरेटरी लेवल का प्रेशर उसमें डेवलप हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, इट कॉम्प्रेसेस द लंग टिश्यू सो दैट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द लंग। उसकी वजह से थोरेसिक केज का साइज़ कम हो गया, उसकी वजह से जो थोरेसिक केज में फिर से जो पहले जो प्रेशर था वो डेवलप हो जाता है और उसकी वजह से लंग कॉम्प्रेस होते हैं और लंग कॉम्प्रेस होने के बाद लंग्स के अंदर जो एयर प्रेजेंट रहती है वो एयर एक्सपेल्ड आउट की जाती है लंग्स के, मतलब लंग्स के द्वारा उसे बाहर फेंक दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। तो क्या क्या हुआ कि जब हम इंस्पिरेशन करते हैं उस वक्त थोरेसिक केज इनलार्ज हो जाता है और थोरेसिक कैविटी में निगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, उसकी वजह से लंग्स का एक्सपांशन होता है। उस जब हम एक्सपिरेशन करते हैं तब जो थोरेसिक कैविटी है वो उसकी साइज़ कम हो जाती है और जो प्रेशर होता है वो फिर से प्री इंस्पिरेटरी लेवल पर आ जाता है और थोरेसिक कैविटी की साइज़ कम होने की वजह से लंग्स का कॉम्प्रेशन होता है और लंग्स टिश्यू का कॉम्प्रेशन होने की वजह से लंग्स के अंदर जो एयर प्रेजेंट होती है वो लंग्स के थ्रू बाहर फेंक दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कोलैप्सिंग टेंडेंसी ऑफ लंग्स। दोस्तों, हमारे जो लंग्स होते हैं वो हमेशा कोलैप्स होने के लिए या ब्रेक होने के लिए या ब्रोकन होने के लिए या टूटने के लिए तैयार रहते हैं। कि उनमें ये हमेशा डर रहता है कि हमारे लंग्स कभी भी कोलैप्स हो सकते हैं। तो ये क्यों होता है उसे अब हम एक एक करके देखेंगे। लंग्स आर अंडर कॉन्स्टेंट थ्रेट टू कोलैप्स इवन इन रेस्टिंग कंडीशन बिकॉज ऑफ सर्टन फैक्टर्स। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से हमारे जो लंग्स रहते हैं वो हमेशा कोलैप्सिंग स्टेट में जा सकते हैं, इसे ऐसा डर हमारे भीतर रहता है। तो वो ऐसे कौन से फैक्टर रहते हैं जो लंग्स को कोलैप्स करने में कारणीभूत होते हैं, तो उनमें उनको हम अब देखेंगे। देर आर टू फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोलैप्सिंग टेंडेंसी ऑफ लंग। देर आर टू फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोलैप्सिंग टेंडेंसी ऑफ लंग्स। नंबर वन इज इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द लंग। लंग्स की जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है वो उसके पीछे कारणीभूत है। और दूसरा जो रीज़न है वो है सरफेस टेंशन। तो इसे अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। जो फर्स्ट फैक्टर है वो है इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द लंग टिश्यू। इलास्टिक टिश्यू ऑफ द लंग्स शोज कांस्टेंट रिकॉइलिंग टेंडेंसी एंड ट्राई टू कोलैप्स द लंग।
जो इलास्टिक टिश्यू होती है लंग्स के अंदर, उसमें कॉन्स्टेंटली वो रिकॉइलिंग टेंडेंसी होती है, मतलब टूटने की या ब्रोकन होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं इसमें होती है। और उस वजह से हमारा लंग हमेशा एक थ्रेट में रहता है, ये लंग कभी भी कोलैप्स हो सकता है। ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट जो फैक्टर है जो कि कोलैप्सिंग टेंडेंसी फॉर लंग के लिए कारणीभूत रहता है या जिसकी वजह से लंग्स कोलैप्स होते हैं, उसे अब हम देखेंगे, वो है सरफेस टेंशन। दोस्तों यहाँ पे सरफेस टेंशन की डेफिनेशन बताई गई है कि कौन फ्लूइड सिक्रेट करता है और कौन से सरफेस पे वो सरफेस टेंशन एक्सर्ट होता है, उसे अब हम देखेंगे। इट इज़ द टेंशन एक्सर्टेड बाय फ्लूइड सिक्रेटेड फ्रॉम एल्वियोलर एपिथेलियम ऑन द सरफेस ऑफ द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। ठीक है। इट इज़ द टेंशन एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, ये एक टेंशन एक्सर्ट किया जाता है बाय फ्लूइड के द्वारा, सिक्रेटेड फ्रॉम एल्वियोलर एपिथेलियम, मतलब कौन सिक्रेट करता है इसे, तो एल्वियोलर एपिथेलियम जो फ्लूइड सिक्रेट करते हैं वह फ्लूइड एक प्रकार का टेंशन एक्सर्ट करता है। कहाँ पे, ऑन द सरफेस ऑफ द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। तो एल्वियोलर मेम्ब्रेन के सरफेस पे जो टेंशन एक्सर्ट किया जाता है बाय द फ्लूइड विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम एल्वियोलर एपिथेलियम, उसे हम सरफेस टेंशन कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक दो फैक्टर हमने देखे कि एक फैक्टर होता है इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द लंग टिश्यू और दूसरा ये फैक्टर है सरफेस टेंशन। तो दोस्तों यहाँ तक हमने जो फैक्टर्स होते हैं जो कि कोलैप्स ऑफ लंग के लिए कारणीभूत रहते हैं, तो अब हम आगे कुछ ऐसे भी फैक्टर रहते हैं जिनकी वजह से लंग कोलैप्स नहीं होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। ठीक है। फॉर्चुनेटली देयर आर सम फैक्टर्स विच आर सेव द लंग्स फ्रॉम कोलैप्सिंग, मतलब हमारा सौभाग्य है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स रहते हैं प्रेजेंट हमारे लंग के अंदर, उनकी वजह से हमारे जो लंग्स होते हैं वो कोलैप्स नहीं होते हैं। देयर आर सम फैक्टर विच सेव द लंग्स फ्रॉम कोलैप्सिंग, मतलब उनकी वजह से हमारे लंग्स सेव होते हैं फ्रॉम कोलैप्सिंग, या ब्रेक या ब्रोकन होने से हमारे लंग सेव होते हैं। तो ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं, एक तो होता है इंट्राप्यूलर प्रेशर और दूसरा होते हैं सरफैक्टेंट। ठीक है। सरफैक्टेंट और इंट्राप्यूरल प्रेशर, ये दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे अब हम एक एक करके समझेंगे। पहले हम देखेंगे इंट्राप्यूरल प्रेशर। इट इज़ द प्रेशर इन द प्लूरल कैविटी which is always negative. Because of the negativity, it keeps the lung expanded and prevents the collapsing tendency of the lung produced by the elastic tissue. दोस्तों हमने प्लूरा के बारे में देखा था कि दो प्लूरा रहते हैं, विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा। ये दोनों के बीच में एक कैविटी रहती है, उसे प्लूरल कैविटी कहा जाता है। और ये जो प्लूरल कैविटी जो रहती है उसमें उसके अंदर हमेशा निगेटिव प्रेशर रहता है। ठीक है। इट इज़ द प्रेशर इन द प्लूरल कैविटी विच इज़ ऑलवेज निगेटिव। तो ये जो प्लूरल कैविटी जो रहती है उसके अंदर हमेशा निगेटिव प्रेशर रहता है। बिकॉज ऑफ द निगेटिविटी इट कीप्स द लंग एक्सपांडेड। उसकी वजह से क्या होता है, निगेटिव प्रेशर रहने की वजह से हमारे जो लंग्स होते हैं वो ऑलवेज एक्सपांडेड रहते हैं एंड प्रिवेंट्स द कोलैप्सिंग टेंडेंसी ऑफ द लंग प्रोड्यूस बाय द इलास्टिक टिश्यू। अब इलास्टिक टिश्यू की टेंडेंसी क्या है कि वो लंग्स को कोलैप्स करेगी, ब्रोक करेगी, लेकिन हमारे जो प्लूरा होते हैं, लंग को जो कवर करते हैं प्लूरा, उनके अंदर जो स्पेस रहती है प्लूरल कैविटी, उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो ऑलवेज निगेटिव रहता है। और ये निगेटिव प्रेशर रहने की वजह से हमारे लंग्स हमेशा बिकॉज ऑफ द नेगेटिविटी इट कीप्स द लंग एक्सपांडेड एंड प्रिवेंट्स द कोलैप्सिंग टेंडेंसी। इसकी मदद से हमारे लंग ऑलवेज एक्सपांडेड या एक्सपांड रहते हैं या अपने फॉर्म में रहते हैं, उस वजह से लंग की कोलैप्सिंग टेंडेंसी जो प्रोड्यूस होने वाली है उसकी इलास्टिक टिश्यू की वजह से वह रोक दी जाती है। और दूसरा जो फैक्टर है वो है सरफैक्टेंट। तो सरफैक्टेंट क्या होता है, इट इज़ द सब्सटेंस सिक्रेटेड इन एल्वियोलर एपिथेलियम, मतलब एल्वियोलर एपिथेलियम में जो सब्सटेंस सिक्रेट किया जाता है उसे हम सरफैक्टेंट कहते हैं। तो इसका क्या रोल है उसे अब हम देखेंगे। इट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन एंड प्रिवेंट द कोलैप्सिंग टेंडेंसी प्रोड्यूस बाय द सरफेस टेंशन। दोस्तों हमने देखा अभी कि सरफेस टेंशन की वजह से कैसे लंग कोलैप्स हो सकता है। ठीक है। तो सरफेस टेंशन में हमने देखा कि जो एल्वियोलर एपिथेलियम जो फ्लूइड सिक्रेट करती है उसकी वजह से एल्वियोलर मेम्ब्रेन के सरफेस पे एक तरह का सरफेस टेंशन एक्सर्ट रहता है, उसकी वजह से लंग कोलैप्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे सरफैक्टेंट का रोल है कि इट रिड्यूसेस सरफेस टेंशन, उसकी वजह से सरफैक्टेंट की वजह से सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाता है
और सरफेस टेंशन कम होने की वजह से इट प्रिवेंट्स द कोलैप्सिंग टेंडेंसी प्रोड्यूस बाय द सरफेस टेंशन। अगर सरफेस टेंशन ही कम हो गया तो जो टेंडेंसी रहती है लंग कोलैप्स होने की वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे सरफेक्टेंट को डिटेल में समझेंगे। सरफेक्टेंट इज अ सरफेस एक्टिंग मटेरियल और एजेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअरिंग द सरफेस टेंशन ऑफ द फ्लूइड। अभी हमने देखा कि सरफेक्टेंट का रोल कहाँ पे होता है, तो सरफेक्टेंट ऐसा सब्सटेंस होता है या उसे हम सरफेस एक्टिंग मटेरियल भी कहेंगे, या फिर एक ऐसा एजेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, वो किस लिए कारणीभूत रहता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअरिंग द सरफेस टेंशन ऑफ द फ्लूइड। मतलब फ्लूइड का सरफेस टेंशन कम करने के लिए इस सरफेक्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो याद रखो हम सरफेक्टेंट को हम सरफेस एक्टिंग मटेरियल भी कहेंगे, और एक तरह का एजेंट होता है ये सरफेक्टेंट, जिसकी मदद से जो फ्लूइड की तरफ से जो सरफेस टेंशन एग्जर्ट होने वाला है उसे कम कर दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे अलग कंसेप्ट है पल्मोनरी सरफेक्टेंट की। तो ये पल्मोनरी सरफेक्टेंट मतलब क्या, सरफेक्टेंट दैट लाइंस द एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई इन लंग इन ओजैन पल्मोनरी सरफेक्टेंट। मतलब जो सरफेक्टेंट एल्वियोलाई की एपिथेलियम लाइनिंग में रहता है, कहाँ पे, लंग्स के अंदर, उसे हम पल्मोनरी सरफेक्टेंट कहते हैं। एंड इट डिक्रीजेस द सरफेस टेंशन ऑन द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। तो ये जो सरफेक्टेंट या पल्मोनरी सरफेक्टेंट जो हमारी एल्वियोलाई की एपिथेलियम में रहता है, तो वो क्या काम करता है, तो वो जो एल्वियोलर मेम्ब्रेन पे सरफेस टेंशन है उसे कम करने के लिए ये मददगार साबित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें देखी। सरफेक्टेंट मतलब क्या, सरफेक्टेंट यानी सरफेस एक्टिंग मटेरियल विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लोअरिंग द सरफेस टेंशन। ठीक है, और दूसरी कंसेप्ट हमने देखी पल्मोनरी सरफेक्टेंट। पल्मोनरी सरफेक्टेंट जो लंग के अंदर सरफेक्टेंट प्रेजेंट होता है उसे हम पल्मोनरी सरफेक्टेंट कहते हैं, और इसकी मदद से जो एल्वियोलर मेम्ब्रेन पे सरफेस टेंशन रहता है उसे वो कम कर देता है। तो अब हम सोर्सेस ऑफ सिक्रीशन ऑफ पल्मोनरी सरफेक्टेंट, मतलब पल्मोनरी सरफेक्टेंट हमने देखा कि लंग्स में जो सरफेक्टेंट प्रेजेंट रहता है उसे हम पल्मोनरी सरफेक्टेंट कहते हैं। लेकिन ये जो पल्मोनरी सरफेक्टेंट है वो उसे सिक्रीट कौन करता है उसके बारे में अब हम देखेंगे। दोस्तों लंग्स के अंदर दो तरह की सेल्स होती है जो ये पल्मोनरी सरफेक्टेंट को सिक्रीट करती है, उसे अब हम देखेंगे। पल्मोनरी सरफेक्टेंट इज सिक्रेटेड बाय टू टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, तो जो पल्मोनरी सरफेक्टेंट होता है उसे दो तरह की सेल के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। एक होती है टाइप 2 एल्वियोलर एपिथेलियल सेल। ठीक है, टाइप 2 एल्वियोलर एपिथेलियल सेल, और दूसरी होती है क्लैरा सेल। ठीक है, दो तरह की सेल है, टाइप 2 एल्वियोलर एपिथेलियल सेल और दूसरी होती है क्लैरा सेल, उसे अब हम पढ़ेंगे। टाइप 2 एल्वियोलर एपिथेलियल सेल इन द लंग्स विच आर कॉल्ड सरफेक्टेंट सिक्रेटिंग एल्वियोलर सेल और नीमोसाइट। ठीक है, नीमोसाइट या फिर टाइप 2 एल्वियोलर एपिथेलियल सेल जो कि सरफेक्टेंट को सिक्रेट करती है। देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस सेल इज द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई ऑन देयर एल्वियोलर सरफेस। उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताई है कि उनके जो एल्वियोलर सरफेस होता है वहाँ पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट रहते हैं। और जो दूसरी सेल होती है उसे हम कहते हैं क्लैरा सेल विच आर सिचुएटेड इन द ब्रोंकियोल्स। तो ये जो क्लैरा सेल्स होती है वो ब्रोंकियोल्स के अंदर प्रेजेंट रहती है। दिस सेल्स आर कॉल्ड ब्रोंकियोलर एक्सोक्राइन सेल्स। तो ये जो सेल्स होती है उन्हें क्या कहा जाता है, ब्रोंकियोलर एक्सोक्राइन सेल्स। तो इस तरह से हमने देखा कि दो तरह की सेल्स इसे सरफेक्टेंट को सिक्रेट करती है, एक होती है टाइप 2 एल्वियोलर एपिथेलियल और दूसरी होती है क्लैरा सेल्स। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ये सरफेक्टेंट की केमिस्ट्री कैसी होती है, केमिस्ट्री ऑफ द सरफेक्टेंट। Surfactant is a lipoprotein complex formed by lipids, especially phospholipids, proteins and ions. ये जो surfactant होता है वो मोस्टली लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, एक लिपोप्रोटीन का कॉम्प्लेक्स से बना हुआ होता है, दैट इज़ फॉर्म बाय लिपिड्स। लिपिड से बना हुआ होता है, स्पेशली फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन एंड आयंस। तो हमने देखा ये सरफेक्टेंट जो है, सरफेक्टेंट इज अ लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय लिपिड्स स्पेशली फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स एंड आयंस। तो तीन चार चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है, तो फॉस्फोलिपिड से बना हुआ होता है, प्रोटीन से बना हुआ होता है और आयंस से बना हुआ होता है। तो एक एक करके अब हम देखेंगे। तो फॉस्फोलिपिड फर्स्ट, फॉस्फोलिपिड्स फॉर्म अबाउट 75% ऑफ द सरफेक्टेंट। मतलब सरफेक्टेंट का 75% जो होता है वो फॉस्फोलिपिड से बना हुआ होता है। मेजर फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट इन द
surfactant is डाइपाल्मिटॉल फॉस्फेटिडिल कोलिन, ठीक है। तो DPPC याद रखो आप, ठीक है। तो जो मेजर फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट इन द सर्फेक्टेंट जो होता है वो है DPPC। नेक्स्ट कौन से फैक्टर्स होते हैं अदर लिपिड्स में, क्या देखेंगे हम। अदर लिपिड्स सब्सटेंसेस ऑफ सर्फेक्टेंट आर ट्राइग्लिसराइड्स एंड फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल। तो पहले हमने देखा जो फॉस्फोलिपिड मेजर रहता है 75% वो होता है DPPC, और यहाँ पे जो अदर लिपिड जो है वो है PG, ठीक है, फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोटीन्स ऑफ द सर्फेक्टेंट आर कॉल्ड स्पेसिफिक सर्फेक्टेंट प्रोटीन। जो प्रोटीन रहता है सर्फेक्टेंट के अंदर उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक सर्फेक्टेंट प्रोटीन। देर आर 4 मेन सर्फेक्टेंट प्रोटीन्स कॉल्ड SPA, SPB, SPC एंड SPD, ठीक है। स्पेशल सर्फेक्टेंट प्रोटीन जो होते हैं उनके 4 मेन प्रोटीन्स रहते हैं सर्फेक्टेंट के, तो उनमें हम देखेंगे SPA, SPB, SPC एंड SPD। Surfactant protein are vital components of the surfactant and the surfactant becomes inactive in the absence of the protein। ये जो सर्फेक्टेंट जिन प्रोटीन की वजह से बना हुआ होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर सर्फेक्टेंट से प्रोटीन निकाल दिया जाए तो वो जो सर्फेक्टेंट होता है उसका जो काम होता है वो इनएक्टिव हो जाता है इन द अब्सेंस ऑफ प्रोटीन। मतलब प्रोटीन अगर सर्फेक्टेंट में नहीं है तो सर्फेक्टेंट का जो मेजर फंक्शन होता है वो कम हो जाता है या फिर वो इनएक्टिव हो जाता है। और नेक्स्ट जो फैक्टर था जिसकी मदद से सर्फेक्टेंट बनता है वो है आयंस। आयन प्रेजेंट इन द सर्फेक्टेंट आर मोस्टली कैल्शियम आयन। जनरली सर्फेक्टेंट जो बनते हैं उनमें कैल्शियम आयंस प्रेजेंट रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने सर्फेक्टेंट के बारे में देखा। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने कोलैप्सिंग टेंडेंसी ऑफ द लंग्स देखी। वहाँ पे 2 फैक्टर रहते हैं, उनकी वजह से लंग कोलैप्स हो सकते हैं। एक रहता है इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द लंग टिश्यू और दूसरा रहता है सरफेस टेंशन। ये 2 कारणों की वजह से लंग कभी भी कोलैप्स हो सकता है, ये देखा। उसके बाद कुछ ऐसे फैक्टर्स रहते हैं हमारे लंग्स के अंदर जिसकी वजह से लंग्स का जो कोलैप्स होना रहता है वो प्रिवेंट किया जाता है। वो फैक्टर्स कौन से थे। एक तो था इंट्राप्लूरल प्रेशर जो ऑलवेज नेगेटिव रहता है, उसकी वजह से लंग हमेशा एक्सपेंडेड रहते हैं, ठीक है। और जो दूसरा फैक्टर था वो था सर्फेक्टेंट। तो बाद में हमने सर्फेक्टेंट को डिटेल में देखा। तो सर्फेक्टेंट क्या होता है उसे हमने समझा कि जो सर्फेक्टेंट जो होता है वो एल्वियोलर एपिथेलियम सिक्रीट करती है और उसकी मदद से जो सरफेस टेंशन होता है वो कम किया जाता है। और हमने एक कॉन्सेप्ट देखी यहाँ पे पल्मोनरी सर्फेक्टेंट की, जिसकी मदद से जो एल्वियोलर मेम्ब्रेन पे सरफेस टेंशन आ रहा है वो कम किया जाता है। साथ ही में हमने जो सेल सर्फेक्टेंट को सिक्रीट करती है उनके बारे में भी देखा। तो हमने देखा कि जहाँ 2 टाइप्स की सेल रहती है, टाइप 2 एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स और क्लैरा सेल जो कि सर्फेक्टेंट का सिक्रीशन करती है। और लास्ट में हमने केमिस्ट्री ऑफ सर्फेक्टेंट यानी सर्फेक्टेंट कौन से तत्वों से बना हुआ होता है उसके बारे में भी देखा। उसमें हमने देखा एक लिपोप्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है, मेजरली इट इज़ फॉर्म्ड बाय लिपिड्स, और उसके साथ प्रोटीन और आयंस भी रहते हैं। तो हमने देखा फॉस्फोलिपिड 75% तक रहता है, उसमें DPPC। अदर लिपिड्स में हमने PG देखा। और प्रोटीन्स देखे तो प्रोटीन के 4 टाइप्स देखे वहाँ पे, SPA, SPB, SPC एंड SPD। और जो आयंस भी इन्वॉल्व रहते हैं सर्फेक्टेंट के अंदर वहाँ पे हमने कैल्शियम आयन प्रेजेंट रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर में कवर की है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम यहाँ पे रुकेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।